नमस्कार, सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आपका आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद का तुलनात्मक अध्ययन। यह भाग 1 की चर्चा हो चुकी है। आदर्शवाद, प्रकृतिवाद व प्रयोजनवाद का तुलनात्मक अध्ययन 1 की चर्चा हो गई, जिसमें तत्व की चर्चा हुई है, शैक्षिक सिद्धांतों की चर्चा हुई है और शिक्षा के उद्देश्य की चर्चा हो चुकी है। जैसा कि इसमें बताया गया कि आदर्शवाद आत्मानुभूति को स्वीकार करता है, प्रकृतिवाद आत्माभिव्यक्ति और प्रयोजनवाद आपका किसी भी पूर्व निश्चित उद्देश्य को स्वीकार नहीं करता। अब हम भाग 2 में चर्चा करने जा रहे हैं पाठ्यक्रम। जैसा कि जैसे वाद अलग अलग प्रकृति के हैं, तो पाठ्यक्रम भी अलग अलग प्रकृति के हैं, तो उसकी हम चर्चा करते हैं। पहला है आपका आदर्शवाद। आदर्शवाद में पाठ्यक्रम जो है वो मनुष्य के विचारों और आदर्शों पर आधारित है, यानी जो विचार हैं और जो आदर्श हैं, जैसा कि वैदिक परंपरा में बताया गया है, उस पर आधारित है, जिसके अंतर्गत शाश्वत मूल्यों की चर्चा होती है। पूर्व में बताया गया था सत्यम शिवम सुंदरम को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ की प्राप्ति तथा शारीरिक सामाजिक और आध्यात्मिक क्रियाओं को भी स्थान देते हैं। शारीरिक शिक्षा के लिए वे योगाभ्यास को महत्वपूर्ण मानते हैं। सामाजिक विकास पर बल देते हैं, सामाजिक नैतिक उत्थान की बात करते हैं। आध्यात्मिक क्रियाओं पर बल देते हैं, पूजा पाठ धर्म अनुष्ठान योगाभ्यास ध्यान आदि विभिन्न बातों की चर्चा करते हैं अपने पाठ्यक्रम में। यानी वैदिक परंपरा में जिन बिंदुओं पर ध्यान दिया गया है कि नित्य प्रातः उठना, क्रियाओं पर बल देना, यानी स्वाध्याय करना, नित्य क्रिया करना, स्नान पूजा पाठ आदि, अनुशासन पर बल देना, इन सभी बातों का सीधा संबंध आध्यात्मिक उन्नति से होता था। पाठ्यक्रम में आदर्शवादी मूल्यों को स्थापित करने की बात की है। अध्यात्मवाद, धर्म, नीति शास्त्र, कला, संगीत, दस्तकारी, यानी अन्य बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते थे जो अनेक कला कौशल को सीखना चाहते थे। यह जैसे कि आदर्शवाद में यह बताने का प्रयास किया गया है कि विभिन्न नीतियों का, कलाओं का पठन पाठन और संगीत का गान सिखाया जाता था इसमें, और इसको महत्वपूर्ण मानते हैं। नीति शास्त्र को, कला आदि विभिन्न बातों को, वैचारिक यानी विचार केंद्रित पाठ्यक्रम, जो आध्यात्मिक उन्नति में जो विचार प्रधान होते हैं उन बातों को स्वीकार किया जाता है। अब हम आते हैं पाठ्यक्रम में प्रकृतिवाद में। प्रकृतिवाद में जैसा कि प्रकृति को प्रधान और बालक की रुचियों और योग्यताओं को प्रधान मानते हैं, अतः बालक की रुचियों, योग्यताओं और स्वाभाविक क्रियाओं को महत्व देते हैं। जैसा कि बताया गया कि बालक की स्वाभाविक क्रियाओं का आशय यह है कि बालक को स्वयं करने के लिए अवसर देना, बालक के विकास की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति में सहयोग करना, जीवन रक्षा संबंधी विभिन्न विषयों की प्रधानता, बालक जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत अपने जीवन को अच्छी प्रकार से रख सके, जीवन की रक्षा कर सके, जीवन के संसाधन उपलब्ध करा सके अपने जीवन में, इन विभिन्न बातों का ध्यान रखा जाता है। पाठ्यक्रम में विभिन्न विषयों के साथ शारीरिक विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, भौतिक विज्ञान, बाल मनोविज्ञान, ध्यान दें बाल मनोविज्ञान जो कि सीधा प्रकृति से संबंध रखता है, तो ये आपका विज्ञान पर अधिक बल देते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा का पाठ्यक्रम ये महत्वपूर्ण है। प्रकृतिवाद बाल केंद्रित शिक्षा को प्रधान मानता है। इस प्रकार से यानी आपके पाठ्यक्रम में इस प्रकार की चर्चा होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रयोजनवाद क्या मानते हैं। प्रयोजनवाद उपयोगिता को महत्व प्रदान करते हैं। उपयोगिता का सिद्धांत यानी हमारे जिंदगी में, जीवन में किन किन विधियों की, किन किन बातों की उपयोगिता है, किन विभिन्न वस्तुओं की उपयोगिता है, किन ज्ञान की उपयोगिता है, इन बातों को स्वीकार करते हैं। बालक की रुचि का सिद्धांत यानी किन विषयों में रुचि है, इन बातों का ध्यान रखते हैं। अनुभव यानी बालक की अनुभव का सिद्धांत, बालक क्या अनुभव करता है मित्र मंडली से या समाज में रह के क्या सीखता है, उसके आधार पर पाठ्यक्रम निर्वहन करना चाहिए, यानी बालक को ध्यान में रखिए। इस तरह से थोड़ा सा अंतर इसमें दिखाया गया है। सीखने की प्रक्रिया का एकीकरण, इसके पहले हमने चर्चा किया था
ये ऐसी शिक्षा पद्धति हो जिसमें विभिन्न बातों को समेकित रूप से एकीकरण रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। पाठ्यक्रम में मुख्य विषय के अंतर्गत स्वास्थ्य विज्ञान, शारीरिक विज्ञान यानी शारीरिक प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है। गृह विज्ञान में जैसा कि बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान के विभिन्न पाकशाला का ज्ञान, अनेक ललित कलाओं का ज्ञान, घर में आने वाले बहुत सारे उपयोगी वस्तुओं का ज्ञान, सिलाई कढ़ाई बुनाई, विभिन्न क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम को बल दिया जाता है यानी प्रयोजनवाद में। अब इनमें कौन सी शिक्षण विधियों का प्रयोग होता है? तो आदर्शवाद में कोई निश्चित शिक्षण विधि नहीं, जिसमें जैसा कि पहले बताया गया, आदर्शवाद में कथा और प्रवचन और इसके बाद आपका आता है श्रवण मनन निधिध्यासन आदि विधियों की चर्चा होती है। जैसा कि कुछ चर्चाएं हैं, जैसे कि आदर्शवादी स्वयं विधियों के निर्माण यानी निर्धारक व निर्माण करता है। स्वयं विधियों का संबंध, जैसे वाद विवाद, जैसा हमने पहले बताया कि विभिन्न विषयों पे चर्चा करना, प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्नोत्तर के माध्यम से शिक्षक छात्रों से प्रश्न करता है, छात्रों से उत्तर प्राप्त करता है, छात्र प्रश्न करते हैं, गुरुजनों से उत्तर प्राप्त करते हैं। व्याख्यान विधि का सहारा लिया जाता है, नहीं किसी एक विषय पर लंबी व्याख्यान देना। पुस्तक पठन विधि, पुस्तक पठन विधि ये परंपरागत प्रणाली प्राचीन पद्धति है। इसमें विभिन्न बातों को यानी अच्छी तरह से रट के, पढ़ के, समझ के उस पर ध्यान दिया जाता है। इसके बाद आपका आता है करके सीखना, यानी आपका जो प्रकृतिवाद है वो क्रिया प्रधान विधि को के रूप में स्वीकार कर करके सीखना, अनुभव द्वारा सीखना, खेल द्वारा सीखना। जैसे कि इसमें कुछ विधियों का नाम आता है, डाल्टन विधि, किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी ह्यूरिस्टिक विधि, जैसा कि अनेक उसमें आपका प्रकृतिवाद में पूरी तरह से इसकी चर्चा की गई है। प्रयोजनवाद में भी इन विधियों को ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, करके सीखना, अनुभव द्वारा सीखना, सीखने की प्रक्रिया का एकीकरण जैसा कि पूर्व में आया, और योजना विधि यानी आपका ये जो प्रयोजन विधि है या योजना विधि के नाम से जाना भी जाता है। तो इस प्रकार से विभिन्न विधियों के प्रयोग की बातें की जाती हैं। अब आपका आता है अनुशासन। विधियों के बाद आता है अनुशासन, यानी तीनों वादों में कौन कौन से हैं। पहला है प्रकृतिवाद, आदर्शवाद। आदर्शवाद में प्रभावात्मक अनुशासन की चर्चा की गई है। ऐसा अनुशासन जो प्रभाव डाले, यानी गुरुजनों के नियमों का, आदर्शों का पालन। जैसे गुरुजन स्वयं अनुशासित रह के जीवन व्यतीत करते थे, तो उसका प्रभाव रहता था कि विद्यार्थी भी अनुशासित रहते थे, नियंत्रित रहते थे। नियंत्रित स्वतंत्रता थी पर एक दायरे में रह के, एक नियमबद्ध तरीके से। अनुशासन में प्रकृतिवादी कहते हैं कि प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन, यानी यदि आप गलती करते हैं तो प्रकृति स्वयं आपको उसका दंड देती है। अनियंत्रित स्वतंत्रता, यानी वे कहते हैं स्वतंत्रता पूर्ण रूप से छोड़ दिया जाए, प्रकृति उसे सिखाएगी, बताएगी आदि। प्रयोजनवादी मानते हैं सीमित मुक्त्यात्मक अनुशासन, से स्वतंत्रता दी जाए, अनुशासन हो लेकिन वो सीमित हो, मुक्त्यात्मक हो, फ्री छोड़ दिया जाए, फ्री अनुशासन की बात करते हैं। और सामाजिक अनुशासन, इसके साथ ही वे स्वीकार करते हैं कि सामाजिक नियमों परंपराओं में बध के मानव को अपने जीवन की दिनचर्या को आगे बढ़ाना चाहिए। इस प्रकार से शिक्षक अनुशासन की चर्चा यानी तीनों वादों में होती है। बालक को क्या मानते हैं? बालक के लिए आता है, बालक एक आत्मिक प्राणी, शरीर और आत्मा की चर्चा, यानी बालक ईश्वर के द्वारा प्रदान किया गया एक ऐसा जीव है जो अच्छी मनोदेहिक प्राणी के रूप में या मनोप्राणी के रूप में, सामाजिक प्राणी के रूप में स्वीकार किया जाता है। ईश्वर के द्वारा एक बुद्धिजीवी वर्ग में माना जाता है प्राणी। बालक को प्राणी मात्र शरीर पर बल दिया गया है, यानी बालक के विचारों, रुचियों, इच्छाओं पर ध्यान दिया गया है। सामाजिक प्राणी के रूप में प्रयोजनवादी मानते हैं। मनोवैज्ञानिक पक्ष ज़्यादा और सामाजिक पक्ष ज़्यादा बल देते हैं। शिक्षक, यानी तीनों वादों में शिक्षक का क्या है? शिक्षक का महत्वपूर्ण प्रयोजन, आपके आदर्शवाद में शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। शिक्षक को एक माली के रूप में स्वीकार करते हैं। और इसके बाद जो आपका प्रकृतिवाद है, उत्तम शिक्षक के रूप में
स्वीकार करते हैं। और वे मानते हैं कि ये शिक्षक का कोई स्थान स्पेशल नहीं है, वो एक रंगमंच के पीछे का यानी पर्दे के पीछे का स्थान है और मूल रूप से छात्र को ही आगे रखना चाहिए। शिक्षक पीछे से सपोर्ट करने वाला है। इसमें आपका प्रयोजनवाद में शिक्षक सामाजिक वातावरण के रूप में स्वीकार करने की बात करते हैं। सामाजिक परिस्थितियों का निर्माण करता है, परामर्शदाता है, मार्गदर्शक है, ऐसा प्रयोजनवादी मानते हैं शिक्षक के रूप में। तो इस प्रकार से शिक्षक के विषय में इस तरह की चर्चाएं आती हैं। और विद्यालय यानी तीनों वादों में विद्यालय की क्या भूमिका होती है, तो विद्यालय मानव क्रियाओं का आदर्श लघु रूप है, ऐसा आदर्शवादी मानते हैं। क्योंकि जन्म के पश्चात जैसे परिवार में बच्चे का भरण पोषण होता है, इसके बाद वो सीधा विद्यालय में प्रवेश करता है। तो बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जो बालक विद्यालय में जाके सीखता है। तो ऐसे में वह एक आदर्श रूप स्थापित करता है। इसके बाद विद्यालय को एक बाग के रूप में स्वीकार किया गया है और ये मानते हैं कि बाग है और वो हरा भरा बनाने के लिए एक माली का रूप आपका ये होता है, शिक्षक होता है, जो कि अनेक विकृति जो झाड़ पत्ते होते हैं विकृति रूप में उसे समाप्त करके बाग को हरा भरा और फलदार बनाता है, सुंदर बनाता है। इस प्रकार से आदर्शवादी स्वीकार करते हैं। उसी में विद्यालय के रूप में प्रकृतिवादी मानते हैं कि प्राकृतिक या स्वाभाविक वातावरण में विद्यालय होना चाहिए, यानी ऐसा वातावरण हो जिसमें विद्यार्थी स्वयं क्रियाशील होकर के कार्य करे, स्वच्छ वातावरण की बात स्वीकार करते हैं। और इसके बाद आपका प्रयोजनवाद है जो विद्यालय यानी समाज का लघु रूप के रूप में स्वीकार करता है। और इस यहाँ पर सामुदायिक जीवन केंद्रित है, यानी सामुदायिक जीवन का ज्ञान यहीं से होता है। इस प्रकार से तीनों वादों का दार्शनिक यानी आपका आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद, तीनों का दार्शनिक चिंतन इसमें किया गया। ये आपका भाग 2 था। भाग 1 में आपके शैक्षिक सिद्धांतों की चर्चा की गई थी, जिसमें आधारभूत तात्विक सिद्धांत और शैक्षिक सिद्धांत और उनके उद्देश्य। भाग 2 है। इसके बाद हम अगला आपका और नए चैप्टर के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।